हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एग्जाम ओरिएंटेड क्लास में। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में, जिसमें हमको पता चला था किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जो कि आता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। हमने पढ़ा था बच्चों, ये फॉर्मूला एक ऐसा वायर था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था। इसमें एक एलिमेंट लिए थे जिसमें करंट आई फ्लो होता है, जिसको अपन बोलते हैं आइडियल, जो कि कहलाता है करंट एलिमेंट। और यहां से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P था। इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस एलिमेंट के कारण, इस करंट एलिमेंट के कारण, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और बच्चों, इसका वेक्टर फॉर्म होता है, जो कि मैं लास्ट क्लास में बात नहीं किया था, आज बात कर दे रहा हूं। इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। वेक्टर dB इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां पे होगा आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आ जाएगा बच्चों आर क्यूब। ठीक है, यहां पे साइन थीटा हट जाता है क्योंकि जानते हैं अपन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो यहां ऑलरेडी आ जाता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और साथ ही साथ एक डायरेक्शन आ जाता है इसका। तो हमको पता है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, जैसे डीएल आर साइन थीटा ऐसा आएगा। और नीचे में क्या है आर क्यूब, तो यहां से आर कटा तो आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर मिलेगा क्या आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है कि नहीं है। तो वेक्टर फॉर्म में मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ dB इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ आई वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है बच्चों, याद रखना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो एलिमेंट या लेंथ और जो डिस्टेंस है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर होगा। बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे डीएल किधर है, इसी बोर्ड को देखो, बोर्ड एक प्लेन है, तो इसमें डीएल का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर, आर का डायरेक्शन किधर है, इधर, दोनों प्लेन में है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या तो ऐसे होगा या तो अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर होगा या तो बाहर की ओर। ठीक है, करंट ऊपर है मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा। देखो ये इसमें है, ये भी इसमें है, लेकिन ये अंदर की ओर है, मतलब इसके परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। तो याद रखना b जो होता है वो क्या होता है, वो लेंथ और डिस्टेंस दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो हमको पता होना चाहिए। अब बच्चों, इसी के बेसिस पे है ना, इसका वेक्टर फॉर्म को मैं यहाँ पे लिख दे रहता हूँ जिससे हमको पता रहे। dB वेक्टर इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पे होता है आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यहां से अपने को डायरेक्शन पता चलेगा, इसलिए मैं उसको लिख के रखा हूं। ओके, अब बच्चों, बायोट-सेवर्ट लॉ का हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में हम सबसे पहले एक डेरिवेशन देखने वाले हैं, जो कि सीजी बोर्ड पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स में, जो लास्ट ईयर आया भी था। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे, जो कि बनता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो हमको यहां पे निकालना है क्या, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। तो मान के चलो यहां पे एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप दे रहा हूं इस टाइप का, ठीक है, जिसमें ऐसा समझो इस टाइप से रिंग है, ऐसा, जिसमें ये वाला पार्ट अंदर की ओर है। ठीक है, ये जैसे ऐसे ऐसे मैं बनाऊंगा एक रिंग बनाऊंगा, तो ये अंदर साइड आ रहा है ना रिंग का, ऐसे रिंग बन रहा है तो अंदर साइड आ रहा है। ये अंदर पोर्शन ये है और बाहर वाला पोर्शन ये है, बाहर वाला पोर्शन ये है, ये बाहर है, आपके साइड जो आ रहा है वो बाहर है और ये अंदर है। वैसे ये बाहर है, ये अंदर है। ठीक है, तो एक मैं यहां पे रिंग लिया, और ये रिंग क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये बोर्ड ऐसा है, ये बोर्ड देखो, ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो रिंग ऐसे है, ऐसे। अब इस रिंग में बच्चों क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, मान के चलते हैं ऐसा क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, और इसका सेंटर को सी बोल रहा हूं, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं, मतलब या मान के चलो यहाँ पे एक रेडियस बना देता हूं मैं, ए रेडियस है इसका, इसके सेंटर से, इस रेडियस से परपेंडिकुलर बनाते हुए एक लाइन खींचूं ऐसा। इसी लाइन को बोलते हैं अपन बच्चों एक्सियल लाइन या एक्सिस ऑफ रिंग बोलते हैं, एक्सियल लाइन या एक्सिस ऑफ रिंग बोलते हैं। अब बच्चों, इस पॉइंट सी से मान के चलो आर डिस्टेंस, सॉरी एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट पी है, ये पी किस पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे, और इसी पॉइंट पे मेरे को निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये करंट कैरिंग एक सर्कुलर लूप है जिसका एक्सिस पे एक पॉइंट पी है, जहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब बच्चों, यहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे तो पूरा रिंग का मैग्नेटिक फील्ड मैं एक साथ नहीं निकाल सकता। ठीक है, यहां पे हमारे पास जो लॉ है बायोट-सेवर्ट लॉ, वो करंट एलिमेंट के लिए एक छोटा सा एलिमेंट के कारण है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला।
ठीक है, तो यहाँ पे इतना बड़ा ये एलिमेंट तो है नहीं, ये तो पूरा का पूरा एक रिंग है। तो यहाँ पे मेरे को इसको काटना पड़ेगा, इसको छोटे छोटे टुकड़े में काटना पड़ेगा, इसको मैं एक छोटा सा टुकड़ा काटना पड़ेगा, ऐसा डीएल। एक डीएल छोटा सा टुकड़ा काटूंगा तो डीएल से जब करंट फ्लो होगा इस तरीके से, तो ये जो क्या हो जाएगा आईडीएल, और ये आईडीएल एक करंट एलिमेंट का काम करेगा, और इस करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकता हूँ। फिर ये छोटा सा एलिमेंट काटा हूं, उसके नाम से मैग्नेटिक फील्ड मेरे को मिलेगा। ऐसा छोटा छोटा एलिमेंट यहाँ पे मैं बहुत सारे काट सकता हूँ, जिससे उन सब का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इस छोटा का एक आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, सबका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वो सब मैग्नेटिक फील्ड को मैं जोड़ दूंगा, सब मैग्नेटिक फील्ड को इस पॉइंट पे जोड़ दूंगा, तो मेरे क्या मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, मैं सॉल्व करके बताता हूं बच्चों, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखो मैं क्या किया यहाँ पे, मेरे को जरूरत क्या है बताओ, यहाँ पे बायोट सेवर्ट लॉ लगाने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट, तो करंट कैरिंग रिंग का मैं एक छोटा सा टॉप में क्या कर लिया, एक एलिमेंट काट लिया। अब इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन पता करेंगे बच्चों हम उससे। अब फिर से एक काम करो, इमेजिन करो, यहां पे क्या है, एक रिंग है, क्या है, एक रिंग इमेजिन हो रहा है, और करंट भी ऐसे फ्लो हो रहा है। देखो क्लॉकवाइज, यहां से करंट नीचे आ रहा है, यहां से करंट ऊपर जा रहा है, देखो नीचे आ रहा है, फिर यहां से ऊपर जा रहा है, तो यहां से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ पे ये टॉप में काटे हो, करंट ऐसे आया, ऐसे गया, यहां से टेंजेंशियल ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जा रहा है। फिर यहाँ पे आर, ये आर होगा बच्चों, ये आर होगा, ये आर का डायरेक्शन देखो, ये डीएल का डायरेक्शन है, आर का डायरेक्शन किधर है, इधर, ऐसे देखो, ऐसे, ये दोनों कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दोनों कैसे है परपेंडिकुलर, आर इधर है और डीएल इधर है, डीएल इधर, आर इधर। अब यहां पे मैं ऐसा कर दे रहा हूं, देखो यहां पे मैं ऐसा कर दे रहा हूं, मतलब ये क्या है, स्टॉप में क्या है बताओ, करंट का डायरेक्शन आइडियल डीएल का डायरेक्शन है, और ये आर का डायरेक्शन है, ऐसा। अब इसी पॉइंट को मैं यहां पे ले आऊं, ऐसा, इस पॉइंट पे ले आया मैं, ऐसा वेक्टर को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। अब देखो यहाँ पे डीबी का डायरेक्शन जानना है, तो डीएल से आर जाना है, डीएल से आर, तो डीएल कौन है बच्चों, ये डीएल है, ये कौन है, आर। अब डीएल से आर जाएंगे तो राइट हैंड पकड़ो, डीएल के तरफ फिंगर्स को रखो, उसके बाद यहां से कर्ल करो, कर्ल करोगे किधर, आर की ओर, डीएल से आर की ओर, थंब किधर निकलेगा, उधर। तो ये जो होगा डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ये होगा डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहां से मैं क्या करता हूं, ऐसा लाइन खींचता हूं, ठीक है, ये पॉइंट पी है, तो मैं यहां पे मान के चलो एंगल फाई लेता हूं, एंगल फाई लेता हूं, तो बच्चों ये भी एंगल क्या होगा, फाई। क्यों होगा, वेरी सिंपल, एक बात बताओ, ये लाइन खींचा हूं और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये फाई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस फाई। अब एक बात बताओ, अभी बी का डायरेक्शन ये है और आर ये है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो 90 डिग्री, तो यहाँ भी ये भी कितना है बताओ, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है और इतना 90 माइनस फाई है, तो 90 में से इसको माइनस कर दो, तो 90 में से माइनस करोगे इसको, 90 माइनस फाइव को, तो क्या होगा 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस 5, ये कटा तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो इसलिए ये एंगल आता है 5। ठीक है, और जिसको पता नहीं चला, कंफ्यूज हो गया, एक काम कर सकता है, यहाँ पे एंगल 5 है, बीच वाला को छोड़ देंगे तो ये वाला क्या होगा 5, मतलब ऐसा डायग्राम बना है इस टाइप से, तो यहाँ पे 5 है, बीच वाला को छोड़े, इस वाला को 5 बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और मैंने बोला ये बाहर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट है, और यहाँ करंट फ्लो है इस तरीके से क्लॉकवाइज। ठीक है, और उस साइड से देखा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है दिखेगा, और इधर से हम देखेंगे तो क्या हो रहा है बताओ, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है इधर से, और इधर से देखूंगा तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा लगेगा। ठीक है, नजरिया का बात है। अब यहां पे एक सेंटर लिया और इस सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, यहां पे पॉइंट पी लिया, और यहां पे ये क्या है बताओ, इसका रेडियस ए, और यहां से यहां का डिस्टेंस को मैंने लिया क्या बताओ, एक्स। फिर यहां पे मैंने लिया एक एलिमेंट, करंट एलिमेंट डीएल, और इस एलिमेंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आया। ठीक है, ओके, और इसको मैंने लिया आर। अब यहां पे एक ऐसा लाइन खींचता हूं, ये फाई है बच्चों, तो ये भी एंगल कितना आ गया, फाई, और डायरेक्शन हो गया डीबी का। अभी तक मैंने इतना ही काम किया है। अब सेम टू सेम इसके नीचे अपोजिट यदि मैं एलिमेंट काटूं, तो उसके कारण भी मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, जस्ट जैसे इस लाइन से पीछे गया तो वैसे इस लाइन से ये पीछे आ जाएगा, डीबी। अब इस लाइन को मैं एक्सपांड कर देता हूं ऐसे। अब देखो ये भी फाइव हो कि नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक में है, ये फाइव है तो ये भी क्या होगा, फाइव, तो डीबी का नीचे कंपोनेंट क्या आएगा, डीबी कॉस फाइव, और इधर क्या आएगा, डीबी साइन फाइव। सेम टू सेम डीबी का इधर मैं कंपोनेंट लूंगा तो क्या आएगा, डीबी कॉस फाइव, और इधर क्या आएगा, डीबी साइन फाइव।
कि नहीं आएगा? तो इन सबको हमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा बच्चों। जो डायग्राम में हम करते हैं वो चीज हमको लिखना पड़ता है। यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया है, कंसीडर किया है, कंसीडर अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए। फिर हमको क्या करना है, यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या, वी हैव टू कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P on the axis of loop, है ना, at distance r from center। एग्जाम में मार्क्स पाना है तो ये सब चीज अपने को लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे डायग्राम में क्या किया है, तभी तो मार्क्स मिलेगा। तो हमको ये सब चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, टेकिंग क्या टेक किए बताओ, एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट डीएल। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल एट पॉइंट P। तो बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो बच्चों यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ में लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, तो मेरे को पता है dB इज इक्वल टू होता है यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर आई dl बच्चों साइन थीटा आता है अपॉन क्या होता है r स्क्वायर। तो देखो इस एलिमेंट के कारण निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा। तो एक काम करो, थीटा क्या है बताओ, थीटा है dl और r के बीच का एंगल। तो dl कैसा था बताओ, dl ऐसा था, r कैसा है ऐसा, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री, आई कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर ये r क्या होता है, इस एलिमेंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का पॉइंट का डिस्टेंस क्या है r, तो 100% क्या हो जाएगा r के स्क्वायर ही होगा। अब देखो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin 91 होता है अपॉन r स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब यहां पे देखो बच्चों मेरे पास क्या है, dB का दो कंपोनेंट है, एक dB cos फाई और एक dB sin फाई। यहां भी देखा जाए dB cos फाई dB sin फाई, ऐसा हर एक एलिमेंट का ऐसा दो कंपोनेंट होगा वहां पे, ठीक है। तो हर dB cos फाई एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं बताओ, एक दूसरे के अपोजिट है तो एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसल आउट। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे मिलेगा, वो ऑल dB sin फाई कंपोनेंट के कारण मिलेगा। तो यहां पे मैं निकालूं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, वो क्या होगा, वो होगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dB sin फाई। अब कंफ्यूजन होगा सर इंटीग्रेशन कहां से आ गया। अब एक बात बताता हूं बच्चों, मैं यहाँ पे एक एलिमेंट काटा उसके कारण यहाँ पे ये तो कट जाएगा, dB cos फाई कटेगा। अब इसके कारण देखा जाए तो मेरे क्या मिल रहा है dB sin फाई, तो एक एलिमेंट के कारण एक dB sin फाई। तो ऐसे कितने एलिमेंट हो गए, इनफाइनाइट, बहुत सारे मैं टुकड़े काटा हूं, तो ऐसा dB sin फाई dB sin फाई बहुत सारे टुकड़े आएंगे, सबको जोड़ूंगा। तो सबको जोड़ने का तरीका क्या होता है, सबको जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां पे मैं इंटीग्रेशन कर दिया, सबको जोड़ूंगा तभी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो इंटीग्रेशन आ गया। अब इंटीग्रेशन मैं यहां पे लिखा dB, और dB का वैल्यू मेरे को पता है वहां से कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई r स्क्वायर, और यहां पे क्या है साइन फाई है। फिर मैं यहां पे क्या करूंगा, आगे जितने कांस्टेंट है बाहर निकालूंगा। तो देखो यहां पे b इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट कांस्टेंट बाहर, 4 पाई कांस्टेंट बाहर, i बाहर, r स्क्वायर बाहर, साइन फाई बाहर, तो बचेगा क्या इंटीग्रेशन में dl, इंटीग्रेशन क्या बचेगा dl बचेगा। फिर म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई r स्क्वायर, और साइन फाई निकालना है, तो साइन फाई बच्चों यहां से निकलेगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है a और हाइपोटेनस क्या है r, और इंटीग्रेशन dl मतलब छोटा सा लेंथ, इंटीग्रेशन dl मतलब पूरा का पूरा इसका लेंथ
अब पूरा लेंथ को मैं बोलूंगा इसका क्या बताओ, सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, लेकिन इस सर्कल का रेडियस ए है तो 2 पाई ए आ जाएगा, तो इसलिए यहां मैं लिखूंगा 2 पाई ए। क्या लिखूंगा, 2 पाई ए लिखूंगा। इस तरीके से b इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई। एक काम करो, यहां से पाई पाई कट रहा है, कटा देते हैं। 2 से 1 टाइम में कटेगा, 2 से 2 टाइम में कटेगा, तो यहां मिलेगा मेरे कितना, म्यू नॉट बाई 2, फिर मिलेगा i और a का a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर अपॉन में मिलेगा मेरे को r का इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, r क्यूब मिलेगा। अब बच्चों ये r का वैल्यू मेरे को निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, देखो 90 डिग्री है, ये a है, ये x है, ये r है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या मिलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मिलेगा। और स्क्वायर को इधर भेजूं किस में चले जाएगा बताओ, ये पावर में चले जाएगा 1/2, ठीक है, या रूट बोल सकते हो, तो पावर 1/2 आएगा। तो r का वैल्यू मेरे को पता है कितना है, तो मेरे को पता है r का वैल्यू है म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर, और r का वैल्यू पता है मेरे को a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर कितना है 1/2, इसका पावर कितना है 3, तो इसमें हो जाएगा ये 3/2, कितना होगा 3/2, ये मेरा डेरिवेशन हो जाएगा बच्चों। अब मान के चलो यहाँ पे मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है, इफ है ना, देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टर्न्स में, एक टर्न में एक बार घूमा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतना है, 2 बार घूमेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, 3 बार घूमेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड 3 गुना हो जाएगा, n बार घूमेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स बढ़ जाएगा। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट बाई 2 n i a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर कितना होगा 3/2, ये मेरा एक फॉर्मूला हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे इसका डायरेक्शन का बात करेंगे, तो देखो डायरेक्शन किधर आ रहा है, ये डायरेक्शन है नेट मैग्नेटिक फील्ड का, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, ठीक है, एक्सिस के अलोंग बोल सकते हो। अब मान के चलो यहां पे कुछ मेरे को केसेस के बारे में बात करना हो तो मैं कर सकता हूं। सबसे पहला केस यहां पे मैं ले सकता हूं, क्या, केस नंबर फर्स्ट, कि मान के चलो इस पॉइंट P को उठा के मैं कहां पे ले गया, सेंटर पे ले गया। ये पॉइंट P को उठाया तो देखो पॉइंट P को कम करूंगा तो x का वैल्यू कम होगा, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ है, यहाँ पे ले गया तो x और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और यहाँ पे लाकर रख दूं तो पूरा x क्या हो जाएगा आगे यहाँ पे 0। तो मैं निकालू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप, सेंटर ऑफ लूप, लूप के सेंटर पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरा x का वैल्यू बच्चों हो जाएगा 0। अब x का वैल्यू यहाँ पे 0 करूं, क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा म्यू नॉट बाई 2 n i a स्क्वायर, और यहाँ पे ये 0 होगा तो बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, इसका पावर कितना है 3/2, यहाँ पे 2 कैंसल आउट, फिर हो जाएगा ये म्यू नॉट बाई 2 n i a स्क्वायर बाई a, पावर बचा है 3, अब a, 2 a कट जाएगा इसमें से तो a के बचेगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2, ये होगा n i अपॉन a। ये बच्चों किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो इतना होता है, वेरी इजी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप इज म्यू नॉट बाई 2 n i बाई a, ठीक है। तो बच्चों इसको हम निकालेंगे, आगे एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे तो उसका यूज करके हम निकालेंगे, नहीं सॉरी एम्पियर सर्किट लॉ में नहीं निकालेंगे, इसको हम यहीं पे निकालेंगे, बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करके भी मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं अलग से, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आया आज के क्लास में क्या, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, उसके एक्सिस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं हमको पता है, उसका डेरिवेशन इस तरीके से निकालते हैं, ओके। तो बच्चों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।